हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो चैप्टर 1 है। ठीक है ना। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि ये जो सीरीज है ये बेसिकली बोर्ड सीरीज है 12th फिजिक्स की। ठीक है ना। और दैट विल बी बेस्ड ऑन रिड्यूस सिलेबस जो आपका 12th फिजिक्स का है। तो इसको हम बहुत तेज़ फास्ट कवर करेंगे। ठीक है। और ये जो इसमें सिलेबस है उसमें हम कवर करेंगे सीबीएसई बोर्ड। ठीक है। और जितने भी स्टेट बोर्ड हैं जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा बेसिक होगा। ठीक है। और थोड़ा स्लो चलेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे करके, और उसके बाद ये फिर अपने पेस से एक्सप्रेस की तरह से हम आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि आपका जो पूरा सिलेबस है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर हो जाए, सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 1 की, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये चैप्टर 1 मैं यहां लिख देता हूं, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के बारे में देखें, आपका जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट, जो फिजिक्स का सिलेबस है वो किस तरीके से है, उसको जानने के लिए थोड़ा सा हम बैक जाते हैं। ये बेसिकली क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के बारे में जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं उसका हम थोड़ा सा स्केलेटन स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं, आया कहाँ से। तो ये बेसिकली पार्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। ठीक है ना। अगर हम फिजिक्स को थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा बांट के दिखाएं तो इस तरीके से है कि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिवाइड करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये क्या है, इसको मैं सही ढंग से स्टडी करने के लिए इसको दो पार्ट में बांट सकता हूं। ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट आया उसको हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो दूसरा पार्ट आया ये हुआ ठीक है, डायनामिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बेसिकली है क्या, देखो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। स्टैटिक्स मतलब चार्ज, क्या, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। चार्ज क्या है, जब रेस्ट पे होता है तो जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। और अगर प्रैक्टिकली आपके सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर आपके दो चैप्टर स्ट्रक्चर्ड हैं। ठीक है। एक तो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पहला चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर की अगर हम बात करें, यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है ना। ये दो चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ने हैं। ठीक। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रो मीन्स जैसे मैंने बताया चार्ज, डायनेमिक्स मतलब मोशन, चार्ज इन मोशन, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। तो जब चार्ज मोशन में होता है तो बेसिकली क्या होता है, काफ़ी सारी इसकी जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है उसमें से अगर मैं बताऊं, सबसे पहली चीज़ें क्या है, इसमें जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। दूसरा क्या इसमें हम देखेंगे, मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म, कंप्लीट मैग्नेटिज्म है। तीसरा क्या इसमें पढ़ते हैं, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, इसमें हम AC पढ़ते हैं। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना। ये चैप्टर 8 तक अगर देखेंगे, ये पूरा यही सीरीज चलेगा आपका। अगर देखेंगे NCERT में देखें तो यहाँ से लेकर के चैप्टर 8 तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब तक चलता है तब तक ये हम चार्ज की ही बात करते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका लाइट आ जाएगा, बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होगा, फिर उसके बाद जब मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे भी चार्ज ही आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। तो नाउ अब हमें पहले जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है ये वाला पोर्शन। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये दो चैप्टर पढ़ना है। और हम अब इसके बाद ये शुरू करते हैं, इसमें कैसे हम आगे बढ़ेंगे वो उसकी बात करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे देखा चार्ज, इसमें हमने जो सबसे बड़ा रोल देखा चार्ज, चाहे चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, या चार्ज मोशन में है,
इसलिए चार्ज का जो रोल है इन सारे चैप्टर में बहुत बड़ा है। तो चार्ज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक्चुअली में चार्ज है क्या, ठीक है ना। तो चार्ज की अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आप ड्राई हेयर में जब कंघी करते हैं, बहुत तेज़ी से अगर आप कंघी करिए, ठीक है ना, या बचपन में देखा होगा जब स्केल से हम अपने बाल पे बहुत तेज़ मारते हैं और नीचे स्केल को ले जाएं तो ज़मीन पे जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, घास, तिनके, कागज़ के टुकड़े होते हैं, स्केल पे आके चिपक जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या था, जब तक हम स्केल को अपने बाल पे नहीं मार रहे थे तो क्या हो रहा था, ये अपने ऊपर किसी पार्टिकल को नहीं चिपका रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बाल पे तेज़ी से मारा और ज़मीन पे ले गया तो इसमें क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई स्केल में। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा गया, चार्ज कहा गया, ठीक है ना। तो बेसिकली चार्ज है क्या, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, ये जो प्रॉपर्टी आई, ये जो स्केल पे जो प्रॉपर्टी आई, जो हमने देखा स्केल पे, या ये चीज़ों को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है ना, अट्रैक्ट कर रहा था या चीज़ों को रिपेल कर रहा था। आप अगर देखेंगे, प्रैक्टिकली इसको देखेंगे, मार के स्केल को या कंघी को नीचे ले जाएंगे तो कुछ पार्टिकल आके चिपक जाएंगे और कुछ पार्टिकल दूर भागना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें दोनों इस तरीके की प्रॉपर्टी, या तो चीज़ों को चिपकाने की, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, या चीज़ों को रिपेल करने की प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है ना। अगर इसको बोले, इस अट्रैक्ट और रिपेल को बेसिकली अगर फिजिक्स में देखें तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। इन दोनों को कहते हैं कंबाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली अगर चार्ज को हमें डिफाइन करना पड़े, चार्ज को बोलना पड़े चार्ज है क्या, तो हम क्या बोल सकते हैं कि चार्ज है एक प्रॉपर्टी है, यानी चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस आर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। घबराइए नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस समझते जाइए, ये कहीं नहीं पूछा जाएगा। जस्ट मैं इंट्रोडक्शन में ये बता रहा हूँ चार्ज क्या है, आप बस समझते रहिए, ठीक है ना। अगर आपको कुछ लगता है कोई पॉइंट नोट करते रहिए, जहाँ मुझे लगेगा कि जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है, वो मैं आपको लिखवाता चलूँगा, ठीक है ना। नाउ अब हम अगर बात करें थोड़ी सी और चार्ज की हिस्ट्री में जाके बात करते हैं। एक्चुअली चार्ज ये कैसे आया था, कहाँ से, बेसिकली क्या था, ये शुरू हुआ ग्रीक से। 1-2 मिनट की स्टोरी है एक चार्ज के बारे में। ग्रीक से शुरू हुआ। ग्रीक के लोग क्या थे, बाल्टिक सी में व्यापार करते थे। ग्रीक के बगल में है एक सागर है बाल्टिक सी, उसमें व्यापार करते थे। तो उन्होंने क्या हुआ, उसमें जब ट्रेड कर रहे थे, जैसे घोंघे सीप होते हैं ना, आप जाली लगाते हो मछली मारते हुए तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाते हैं, वैसे उनको भी क्या हुआ, एक पत्थर मिल गया। और वो पत्थर क्या था, हनी येलो कलर का एक स्टोन था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, वो बड़ा सुंदर लगता था, इसलिए लोगों ने उसको ज्वेलरी में, एंटिक्विटी के आइटम में यूज करना शुरू कर दिया। उसका लोग बटन भी बनाना शुरू कर दिए। तो ठंडियों में जब कोट पहनते हैं ना, कोट में किसी ने बटन बनाया था, तो क्या हुआ, इत्तेफाक ही था शायद कि वो बटन जो है, जो हनी येलो कलर का स्टोन है, ठीक है, उसका नाम उन्होंने बोला अंबर, ठीक है ना, अंबर वाला। वो अंबर जब ऊल से, मतलब कोट से घिसा गया तो उसमें क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी डेवलप हुई, जो वो भी वही सेम चीज़ करने लगा, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगा। तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली हुआ क्या कि लोगों को ये लगने लगा कि तो मैजिक हो रहा है, ठीक है ना, ये मैजिक है। पर उन्होंने वहाँ पे लोगों ने क्या किया, उस समय बहुत डिबेट चला। फिर सबसे होशियार व्यक्ति जो था, लोगों ने सोचा उसके पास चलते हैं। तो उस समय के एक फिलासफर थे जिनका नाम था थेल्स, और मिस्टर थेल्स रहते थे मिलेटस में, ग्रीक के थे। मिलेटस एक शहर का नाम है ग्रीक में, बहुत एंशियंट ग्रीक में ये नाम था मिलेटस। तो वो सबसे होशियार व्यक्ति निकले। तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये क्या है, ये इसलिए अट्रैक्ट करने लगता है या रिपेल करने लगता है, जो हनी येलो कलर का स्टोन मिला उनको, जिसको अंबर बोला, क्योंकि इस पे एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। और ये प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती, इसको उन्होंने बोला ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। उन्होंने इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, यानी चार्ज आ जाता। अब इलेक्ट्रिक कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक सबसे पहले उन्होंने ही कॉइन लिया
क्योंकि जो अंबर था, जो हनी येलो कलर का स्टोन था, जिसको ग्रीक वालों ने अंबर कहा, इसका जो बेसिकली क्या है, ये इंग्लिश नाम अंबर है, बट ग्रीक का नाम इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ELEKTRON। इस अंबर का नाम जो है, ये इंग्लिश नेम अंबर है और ग्रीक में लोकल इसको इलेक्ट्रॉन बोलते थे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन से उन्होंने ड्राइव किया कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है और फिर इस पे चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, बहुत पहले की बात है, धीरे धीरे करके। पर बाद में क्या हुआ, इस पे कुछ साइंटिस्ट ने और काम किया, ठीक है ना। जैसे एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डूफे, ठीक है ना, चार्ल्स डूफे। ये बेसिकली क्या करते थे, केमिस्ट्री पे एक्सपेरिमेंट करते थे। इनको ये देखने में बड़ा मजा आया, इन्होंने कुछ कुछ चीजें और भी करना शुरू कर दी। इन्होंने क्या किया, ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा, ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा, तो ग्लास रॉड पे भी इसी तरीके से अट्रैक्ट और छोटे छोटे टीनी पार्टिकल को अट्रैक्ट और रिपेल करने की प्रॉपर्टी डेवलप हो गई, ठीक। फिर इन्होंने क्या किया, प्लास्टिक को ऊल से रगड़ दिया, वो भी इत्तेफाक था, प्लास्टिक पे भी ऐसे अट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। तो ऐसे बहुत सारे सीरीज ऑफ मटेरियल मिलना शुरू हो गए। तो ये सरप्राइज हुआ, तो उन्होंने कुछ एनालिसिस करी चार्ल्स डूफे ने। वो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल इस पर नहीं लूँगा, क्योंकि ये अभी हम सीरीज क्या है, ये एक्सप्रेस सीरीज है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट, क्योंकि स्टोरी है, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद इस सीरीज में एक और साइंटिस्ट आए, बहुत ही रिनोन, उनका नाम फ्रैंकलिन बेंजामिन, ठीक है ना, फ्रैंकलिन बेंजामिन, फ्रैंकलिन बेंजामिन। ये क्या थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, फ्रैंकलिन बेंजामिन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंटल, अगर फिजिक्स की बात करें तो इनका बहुत बड़ा योगदान है फ्रैंकलिन बेंजामिन का। फ्रैंकलिन बेंजामिन ने भी क्या किया कि ग्लास और सिल्क की जो एनालिसिस थी, किस पे क्या रगड़ने पे चार्ज आता है, ठीक है, या फिर प्लास्टिक और ऊल की जो एनालिसिस थी, उस एनालिसिस को थोड़ा और क्लोजली ऑब्जर्व किया। और उसके बाद इन्होंने क्या दिया, एक स्टेटमेंट बताया कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक को पॉजिटिव कहा और दूसरे को निगेटिव कहा। वो एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे नहीं डिस्क्राइब करूँगा क्योंकि वो लंबा खिंच जाएगा और वो आने का भी नहीं है, बस मैं जस्ट इतना बता रहा हूँ। वो एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो तरीके के चार्ज होंगे, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज निगेटिव। और दूसरा जो स्टेटमेंट इन्होंने बताया कि जो लाइक चार्जेज होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बताया फ्रैंकलिन बेंजामिन साहब ने, जिसको अगर मैं इस पूरी कहानी का निचोड़ बताऊं तो ये होता है कि चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज की बात करूं, आगे अगर हम बढ़ें टाइप ऑफ चार्ज की बात करें तो क्या होता है, टू टाइप ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। वन इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या है, निगेटिव चार्ज, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ, ये तो इन्होंने जो बताया था पॉइंट नंबर 1 बताया था एक्सपेरिमेंट से। जो दूसरा पॉइंट बताया कि पॉजिटिव मतलब लाइक चार्जेस, निगेटिव और निगेटिव, या पॉजिटिव और निगेटिव, ये है अनलाइक चार्जेस, ये है लाइक चार्जेस, ठीक है ना। लाइक चार्जेस ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है ना। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। ये कंक्लूजन किसने बताया, ये फ्रैंकलिन बेंजामिन ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे बताया। तो पॉजिटिव के बीच रिपल्सन, निगेटिव के बीच रिपल्सन, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यहां तक बात अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हेडिंग लगाओ, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं अगर हम। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, आप सबने पढ़ रखा है, बस मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा रिकैप करूंगा, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई यूनिट की, ठीक है। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है उसकी हम बात करते हैं। देखो हमने ये पढ़ा है 10th में, हम पढ़ रखे हैं Q इज इक्वल टू I इंटू
टी, जहां पे आई क्या है, करंट है, टी क्या है, टाइम है। अगर करंट की यूनिट हम देखें, ये क्या होती है, एम्पियर होती है, और टाइम क्या है, ये सेकंड होता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर सेकंड, ठीक है ना, एम्पियर सेकंड होती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कूलाम भी कहते हैं। जो प्रैक्टिकल यूनिट, जो बहुत ही कॉमन यूनिट, आपको हर जगह यही मिलेगा, इसको हम कूलाम के नाम से ही जानते हैं। एम्पियर सेकंड आपको बहुत कम आएगा, ठीक है, इसको हम कूलाम कहते हैं, ठीक है ना। ये एसआई यूनिट हो गई। अब हम बात करते हैं, एक एसआई यूनिट होती है। अब हम सीजीएस यूनिट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सीजीएस यूनिट क्या होती है, सोचो क्या होती है, आपने अगर पढ़ रखा है तो बताओ, सीजीएस यूनिट क्या होती है। सीजीएस यूनिट काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ रखा हो। सीजीएस यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलाम लिखते हैं, ठीक, स्टेट कूलाम, ठीक, स्टेट कूलाम। इसको और इसको क्या बोलते हैं, ESU भी लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब अगर हम रिलेशन देखें क्या होता है, अगर स्टेट कूलाम और कूलाम में रिलेशन देखें तो एक कूलाम में कितना होता है, 3 × 10⁹, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेट कूलाम, इस तरीके से लिखते हैं। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ESU भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। आई थिंक मोस्ट पॉइंट आपका, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये रिकैप करने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपको ये जानना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, इसमें यूनिट ऑफ चार्ज की बात हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं चार्ज के डायमेंशन की बात करते हैं, ठीक है ना, चार्ज के डायमेंशन की बात करते हैं। वैसे ये डायमेंशन वगैरह पूछा कहीं नहीं जाएगा, बट ये है कि आपको कहीं किसी और प्रॉब्लम में यूज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे बताना जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिट था, अब हम बात करते हैं चार्ज के डायमेंशन के, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है भाई, हमने देखा है IT, ठीक है ना, I, ठीक, I का जो डायमेंशन है और टाइम का जो डायमेंशन है। तो I का क्या डायमेंशन होता है, जो फंडामेंटल यूनिट, इसको एम्पियर A से डिनोट करते हैं, और T को हम क्या करते हैं, T से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये 8T, इसका जो डायमेंशन हो गया 80 हो गया, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करें आगे, अगर बढ़ते हैं हम, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आती है, ठीक है। यहां तक क्या था, यह आपका बेसिक था जो हमने बात कर रहे थे अभी तक, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इसके पूछे जाने की ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, और आपके एग्जाम में यहाँ से ये सारी चीज़ें, चार्ज की प्रॉपर्टी ये आती हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अच्छा, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है ना, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है ना, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टी 1 है। अच्छा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है ना। चार्ज क्या है, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, कैसे, जैसे अलजब्रा में हम नंबर को ऐड करते हैं, वैसे हम चार्ज को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। चार्ज कैन बी एडेड अलजेब्रिकली, ठीक है ना। किसी सिस्टम में अगर बहुत सारे चार्ज हों, ठीक है ना, काफ़ी, जैसे एक सिस्टम है, मान लो मैंने एक सिस्टम ऐसे बनाया जिसमें मैंने लिखा -2 कूलाम का एक चार्ज है,
दूसरा कूलाम प्लस 3 कूलाम, दूसरा चार्ज प्लस 3 कूलाम का है, तीसरा चार्ज प्लस 6 कूलाम का है और चौथा चार्ज माइनस 4 कूलाम का है। ठीक है ना। तो इस सिस्टम में नेट चार्ज कितना है, ठीक है ना। तो क्या है, अगर मुझे नेट चार्ज जानना है तो मैं सारे जितने चार चार्ज हैं इनको क्या करूंगा, सम अप कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। कैसे ऐड करूंगा, जैसे अलजेब्रा में मैं नंबर को ऐड करता हूं, ठीक है ना। मतलब एडिटिविटी ऑफ चार्ज में चार्ज कैन बी एडेड अलजेब्रिकली, ठीक है ना। सीधे जैसे स्केलर क्वांटिटी ऐड होती है वैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम की बात करूं, इसमें मैं अगर टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिस्टम, मतलब सीधे हम ऐड करेंगे। देखो -2 कूलाम, ठीक है, इसको ऐड कर लिया, फिर +3 कूलाम इसको भी ऐड कर लिया, +6 कूलाम इसको भी ऐड कर लिया, प्लस कितना था ये चार्ज का, -4 कूलाम इसको भी ऐड कर लिया। तो अगर मैं ये देखूं -2 कूलाम यहाँ पे है, +3 कूलाम +6 कूलाम, ये हो गया -4 कूलाम। ठीक, तो अब देखो 6 3 9 और 4 2 6, तो कितना हो गया, ये हो गया +3 कूलाम। ठीक है, तो क्या है, ये हम डायरेक्ट जैसे अलजेब्रा का मेथड है हम वैसे यूज कर सकते हैं। मतलब चार चीजें स्केलर क्वांटिटी, ये जैसे स्केलर क्वांटिटी ऐड होती हैं सिंपल अलजेब्रा, वैसे हम यूज करके नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम पता कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जब मैं सिस्टम बोलता हूं, सिस्टम से बच्चे घबराने की बात नहीं है। सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स की एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें सिस्टम हमेशा बहुत जगह पे आएगा। पर सिस्टम में आप ये मानो कि सिस्टम में जैसे एक फैमिली सिस्टम में है, मदर फादर, ठीक है, ब्रदर सिस्टर सारे हैं, इनको मिला करके एक फैमिली का सिस्टम बना। वैसे क्या है, यहाँ पे चार्ज यहाँ पे हैं बहुत सारे पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज हैं, इनको मिला करके हमने क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया है। ठीक है ना। तो सिस्टम का और कुछ बहुत विशेष मतलब नहीं, सिस्टम का सिर्फ इतना ही मतलब आप समझिए। ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, दूसरा क्या है, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब क्या है कि आपने शुरू से ही पढ़ते आए हैं, ठीक है, बहुत काफ़ी मतलब बार एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। बेसिकली कुछ उसी टाइप का चीज़ है जो हम यहाँ पे बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जो बात करेंगे। ठीक है ना। मतलब फॉर चार्ज के लिए भी ट्रू है, चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात करें कंजर्वेशन का मतलब क्या है, मान लो कि किसी सिस्टम में, ठीक है ना, किसी सिस्टम में मेरे पास 3 बॉल है, ठीक, A, B और C, ये 3 बॉल है। ठीक है ना। इस पे चार्ज है -2 कूलाम, इस पे चार्ज है +3 कूलाम और इस पे चार्ज है +5 कूलाम। ठीक है ना। इन तीनों बॉल को ABC को मैंने क्या किया, आपस में टच कराया और फिर मैंने देखा कि इस सिस्टम में जो चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं बॉल A देखूं, बॉल A पे जो चार्ज आया ये हो गया +2 कूलाम आ गया, और बॉल B पे जो चार्ज आया यहाँ पे +4 कूलाम आ गया। ठीक है ना। और हमसे ये पूछा जा रहा है, अगर कोई पूछे कि बॉल C पे कितना चार्ज आएगा ये बताना है। ठीक है ना। तो हमें ये पता है चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है ना। मतलब पहले जितना चार्ज था उतना ही बाद में होगा। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, शुरू में कितना मेरा चार्ज था, स्टार्टिंग मेरा चार्ज कितना था, देखो +3 -2 +1 +5, टोटल नेट चार्ज कितना था, नेट चार्ज इनिशियल में कितना था, नेट चार्ज था 5 3 8 -2 गए, ये 6 कूलाम था। नेट चार्ज यहाँ पे +6 कूलाम था। तो जाहिर सी बात है
जब हमने क्या किया, इन दो सबको टच कराया आपस में, फिर दोबारा देखा तो इस सिस्टम में भी जो नया सिस्टम बना उसमें भी जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, नेट चार्ज सेम रहना चाहिए +6 कूलम। तो अब मैं ये लिख सकता हूं कि ए पे जो चार्ज है प्लस बी पे जो चार्ज है प्लस सी पे जो चार्ज आएगा, ये सब मिला करके कितना आना चाहिए, +6 कूलम का चार्ज होना चाहिए। अब हमें ये पता है कि ए पे कितना है, +2 कूलम का चार्ज है, बी पे कितना है, +4 कूलम का चार्ज है, सी पे हमें पता करना है तो ये +6 कूलम का चार्ज हो गया। ठीक है ना, तो क्या हो गया, 4 2 6, ठीक है ना, मतलब +6 कूलम यहाँ पे आया, प्लस ये सी आया और ये हो गया +6 कूलम यहाँ पे आया। तो सी पे कुछ नहीं, सी पे क्या हो गया, 6 कूलम -6 कूलम, मतलब सी पे 0 चार्ज आ गया, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से ये क्या है, ये दिखाता है कि चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज आएगा। ठीक है ना, इसके और भी बेहतर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, आप इसको लिख सकते हैं कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है, इस कंजर्व। ठीक है ना, सिंपल। और क्या है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ठीक है ना, अच्छा, जो बोलते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्रिएट करने का मतलब क्या है, क्रिएट का मतलब ये नहीं है कि जैसे मैं एक बात बोला चार्ज क्रिएट, ऐसे बजाया तो चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चार्ज क्रिएट का मतलब क्या होता है कि जब आप बात करते हो, ट्रांसफर करने की बात करते हो चार्ज को, मतलब एक बॉडी से जब दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है तो उसमें चार्ज हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यहां पे एक पहली बॉडी पे जो चार्ज था उसको दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है ना, क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कहीं से नया चार्ज पैदा नहीं कर रहे हैं। कुछ चार्ज पहले से किसी बॉडी पे था, उस चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर करके किसी दूसरी बॉडी पे ले जा रहे हैं। ठीक है ना, इसका एक और एग्जाम्पल है कि NaCl, जैसे आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि NaCl है। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं एक्वस सोल्यूशन अगर NaCl का पानी में डाला जाए तो ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है Na+ में प्लस Cl- में। ठीक है ना, आपको एग्जाम में अगर आता है तो आपको बेस्ट एग्जाम्पल ये है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है ना, NaCl के एक्वस सोल्यूशन मतलब NaCl को पानी में डालो तो Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे टोटल इनिशियल चार्ज कितना था, शुरू में NaCl क्या था, न्यूट्रल है, मतलब टोटल चार्ज यहाँ पे क्या है, टोटल चार्ज की बात करूं मैं यहाँ पे अगर देखो तो ये क्या है, 0 है। ठीक है ना, ये टोटल चार्ज 0 है। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज टूटने के बाद कितना हुआ, Na के बाद +1 चार्ज आया, ठीक, और प्लस में ऐड करता हूं Cl पे -1 चार्ज आया। ठीक, तो +1 - 1 फिर क्या हो गया, 0 चार्ज आ गया, मतलब टोटल जो इनिशियल चार्ज है वही टोटल फाइनल चार्ज के बराबर आ गया। दिस इज वन एग्जाम्पल। ठीक है, जो आप नोट कर सकते हो, और इसको आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पूछा जाता है तो यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल। ठीक है, दिस इज द बेटर वन। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल मैं इसमें और आपको बताता हूं। ठीक है ना, दैट इज द गुड वन, अगर आप याद रख पाओ तो वो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, हालांकि ये तो सिंपल वन है जो मैंने आपको बताया, NaCl वाला एग्जाम्पल दिया, वो है फिजन ऑफ यूरेनियम। ठीक है ना, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा और मॉडर्न फिजिक्स में भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसका यूज आएगा, इसलिए अगर उसको याद कर पाओ दूसरा एग्जाम्पल तो बेहतर है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा मैं और लिख देता हूं, जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है, मैं यहां पे लिख देता हूं, दूसरा है यूरेनियम का फिजन। ठीक है ना, वो क्या है, 92 यूरेनियम 235। ठीक है ना, ये यूरेनियम है, इसको अगर हम फिजन करें, ठीक है, मतलब इस पे अगर हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करें, ठीक है ना, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, अब देखो न्यूट्रॉन का क्या है, एटम, ये नंबर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना, अगर इस पे हम बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये क्या करता है, दो छोटे क्या होते हैं, न्यूक्लियस में टूट जाता है।
ठीक है ना। एक होता है 56 बेरियम, ठीक, एक 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन बनता है 92, 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ठीक है ना, 3 न्यूट्रॉन प्लस कुछ एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल अगर याद कर पाओ तो बेहतर है। 92 यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हुआ 0N1 इक्वल टू 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और प्लस कुछ एनर्जी भी निकलती है। तो अगर हम देखें इसमें चार्ज कंजर्व है या नहीं कंजर्व है, तो शुरू में कितने चार्ज थे, देखो 92, टोटल चार्ज स्टार्टिंग में कितने थे, 92 है इनिशियल चार्ज, ठीक। मैं अगर बोलूं इनिशियल चार्ज कितना है 92, और फाइनल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या है, ये है बेसिकली, अगर ये रिप्रेजेंट करें, अगर आप देखो तो आपको पता है कि ये प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या है, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, और यही जो है चार्ज है, ठीक है ना। ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। बेसिकली एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 92 है, ठीक है ना। यहाँ तो चार्ज कितना हो गया, टोटल 92 हो गया। यहाँ पे देखें 56 और 36 यहाँ पे हो गया, ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ चार्ज है ही नहीं, यहाँ पे तो 0 है। तो टोटल चार्ज आफ्टर फ्यूजन कितना हुआ, 56 प्लस 36 प्लस यहाँ पे 3 करें, बट इसका जो चार्ज है ये यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए तो 6 6 12 के 2 5 3 8 1 9 92, ठीक है। टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल फाइनल चार्ज के हो गया। 92 पहले थे और 92 बाद में आ गए, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में दे सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे जो हम बात करेंगे ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक। क्वांटाइजेशन जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि समथिंग दैट कैन नॉट चेंज कंटिन्यूसली, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड कहते हैं। अगर कोई क्वांटिटी है जो कंटिन्यूअस चेंज नहीं करती है, ठीक है, मतलब वो उसके लेवल्स जो है डिस्क्रीट्स हैं, ठीक है ना, जैसे पैकेट्स में है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है ये है, तीसरा मैं यहां लिख देता हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। क्वांटाइजेशन को अगर थोड़ा बेहतर तरीके से अगर हम समझें तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मानो कि मैं एक फिजिकल क्वांटिटी हूं, ठीक है ना, और बेसिकली अगर आप बोलोगे मैं फिजिकल क्वांटिटी कैसे हूं, तो मान लो मैं तो मास हूं ना, मास हूं तो फिजिकल क्वांटिटी हूं। अगर मुझे अपने मास को चेंज कर, ठीक है ना, सोचो अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, मैं किसी ने सजेस्ट किया अच्छा इसको पानी पिलाना शुरू कर दो तो मास चेंज हो जाएगा। तो जब मैंने पानी पीना शुरू किया, ठीक है, तो स्टार्ट में कैसे पीऊंगा, 1 घूंट पीऊंगा, 2 घूंट पीऊंगा, 3 घूंट पीऊंगा, ऐसे पीऊंगा। कभी आधा घूंट तो नहीं पी सकता, 1.5 घूंट तो नहीं पी सकता, 2.5 घूंट नहीं पी पाऊंगा, ठीक है ना। यानी क्या हुआ, जो मेरे मास में जो चेंजेज आ रहे हैं वो क्या हुआ, मिनिमम जो चेंजेज आया मेरे मास में 1 घूंट से आया। इससे कम अगर मैं चेंज करना चाहूं, अगर मैं सोचूं 1 घूंट से कम चेंज ले आऊं, नहीं ले सकता, क्योंकि मिनिमम जो मैं पी सकता हूं वो 1 ही घूंट पीऊंगा, आधा घूंट तो पी नहीं सकता। तो मेरे मास में जो चेंज आया, मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज आया वो 1 घूंट से आया, ठीक है ना। तो 1 घूंट की ये जो क्वांटिटी है इसी को क्या कहते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी की क्वांटा कहते हैं, ठीक है। यानी द मिनिमम अमाउंट बाय विच ए फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इज कॉल्ड इट्स क्वांटा, ठीक है। वैसे किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है, ठीक है ना, अगर किसी बॉडी पे मैं चार्ज बोलूं, ठीक है ना, किसी बॉडी पे चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जैसे मैं पानी पी रहा था, मेरे मास में जो चेंजेज आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे, 1 घूंट के बराबर, 1 घूंट या 2 घूंट ऐसे आ रहे थे ना, 3 घूंट, इस तरीके से चेंजेज आ रहे थे।
वैसे किसी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो क्या आता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके के चार्ज आते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने ये बोला, एक घूंट से पानी पिया तो जो मास में चेंजेज होता है, एक घूंट क्या हुआ, इस मास का क्वांटा हो गया। वैसे क्या हुआ, किसी बॉडी पे जो मिनिमम चार्ज है, ठीक है, वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इस 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या कहते हैं, ये चार्ज का क्वांटा है। द मिनिमम अमाउंट बाय विच ए फिजिकल क्वांटिटी लाइक चार्ज कैन चेंज इज कॉल्ड इट्स क्वांटा। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटा कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम थोड़ी सी और आगे बात करें, मान लो कि 2 बॉडी है, ठीक है ना, मैंने माना कि चलो एक बॉडी है A, ठीक है ना, और दूसरी बॉडी है B मान लीजिए, ठीक है। मैंने क्या किया, इस बॉडी से कुछ एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। मान लो स्टेप 1 में मैंने क्या किया, बॉडी A से बॉडी B पे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ठीक, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इसको मैंने ट्रांसफर किया बॉडी B पे, ठीक। तो बॉडी A पे कितना चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ तो इस पे आएगा +1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा, ठीक। अच्छा, अब इसी स्टेप में स्टेप 1 है, ठीक, बॉडी B पे कितना चार्ज आएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया तो इस पे क्या आ जाएगा, जो चार्ज आएगा -1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगा, ठीक है, बॉडी B पे। अच्छा, ये स्टेप 1 हुआ। अब मान लो स्टेप 2 में मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ये 1 था स्टेप, ये 2 था, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो स्टेप 2 में बॉडी A पे कितना चार्ज आएगा, +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। स्टेप 2 में फिर बॉडी B पे -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। स्टेप 3 में अगर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ठीक है ना, तो क्या आएगा, ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 3 में यहाँ पे कितने चार्ज आएंगे, +3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आया, ठीक, यहाँ पे -3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आया। इसका मतलब हो क्या रहा है कि जब हम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, इस प्रोसेस में बॉडी पे जो चार्ज आ रहा है, चाहे +1 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन, +3 इलेक्ट्रॉन, या -1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके के इस पैटर्न पे चार्जेज आते हैं, ठीक है ना। यानी अगर मैं nth स्टेप लूं, करते 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 करते, तो कोई एक टाइम आएगा कि जब मैं n इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इस पे जो चार्ज आएगा, जनरल अगर मैं बोलूं Ne आएगा बॉडी पे, और इस पे जो चार्ज आएगा माइनस क्या आएगा, इस पे -n × E आएगा, ठीक है ना। यानी इस चार्ज के ट्रांसफर होने की प्रक्रिया में, प्रोसेस में, किसी भी बॉडी, चाहे वो A हो या B हो, ठीक है ना, जो चार्ज आ रहा है वो अगर मैं जनरलाइज बोलूं Q +, या तो यहां देखो +Ne आ रहा है या -Ne आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं क्या, Q ±Ne, इस जनरल फॉर्म में चार्ज आता है, ठीक है ना। एंड दिस जनरल फॉर्म, इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। द फैक्ट that the charge on any body, the fact that the charge on any body can be the integral multiple of charge of one electron is known as quantization, ठीक है। क्वांटाइजेशन का यही मतलब है, जहां पे बच्चे n की वैल्यू क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। ये फार्मूला है, ये याद रखें। इस पे क्या है, इस पे आपको प्रॉब्लम भी काफी पूछे जाते, 1 नंबर का एक प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अगर ये आपको ये पता चल गया, ये फार्मूला क्लियर हो गया, तो हम थोड़ा सा अब हम बात करते हैं इसका एप्लीकेशन पे, इसको पूछा कैसे जाएगा, ठीक है ना। तो Q = Ne में ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है कि इस तरीके से आप लिख करके Q = Ne, और नीचे लिख सकते हैं द फैक्ट दैट द चार्ज ऑन एनी बॉडी can be the integral multiple of charge of one electron. This is known as quantization. ये 1 नंबर में एक सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ अब हम अगर बात करें Q = Ne पे, थोड़ी सी हम कुछ और बातें करते हैं। इसमें और किस तरीके के न्यूमेरिकल जो आपके पूछे जाते हैं उसकी भी थोड़ी सी
चर्चा कर लेते हैं क्वांटाइजेशन पे, ठीक है ना। तो आप एक प्रॉब्लम इसमें हम बात करते हैं, ठीक है ना। ये आपको काफ़ी मतलब कहीं ना कहीं पूछा भी जा सकता है किसी ना किसी फॉर्म में। प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज, ठीक है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज, ठीक है। जरा देखो कैसे होगा। पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल, मैंने अभी पढ़ा कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है, ठीक है ना। अब कितना, 1 कूलम चार्ज में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 1 कूलम, टोटल चार्ज 1 कूलम रख दिया, N इंटू E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भाई आपको पता है, बचपन से पता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 19 कूलम होता है। तो N इज इक्वल टू, ये बता सकते हो क्या, N इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ठीक है। ये इसको सॉल्व कर लो, जितना ये नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आएगा 6 इंटू 10⁻18, ठीक है ना। ये n की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि जो n है, मतलब 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जरा सोचो कितना ज़्यादा, 6 गुणे 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, ये फील कराता है। इस प्रॉब्लम को मुझे बताने का सिर्फ ये पर्पस था कि आप ये फील कर पाओ कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, बिकॉज 1 कूलम में इतने ज़्यादा नंबर इलेक्ट्रॉन है, 6 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जो कूलम होता है, कूलम इज नॉट द प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है ना। हम जो जिस चार्ज की डील करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, मिली कूलम या माइक्रो कूलम में चार्ज डील कर सकते हैं, छोटे यूनिट में यूज करते हैं। तो अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो मिली कूलम को अगर बात करें, मिली कूलम, 1 मिली कूलम इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ कूलम होता है, या 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻6 कूलम होता है, ठीक है। ये आप याद रखें, क्योंकि आपको प्रॉब्लम में कूलम्स आगे कम मिलेगा, माइक्रो कूलम ये 90% प्रॉब्लम में माइक्रो कूलम मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि छोटी यूनिट्स हैं, जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं वही मिलेंगी, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम का सिर्फ इतना सा पर्पस था, आप ये सोच पाओ कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, वो क्योंकि ये नंबर ही बताता है, ये नंबर बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है ना। चलो अच्छा, दूसरे टाइप के किस तरीके के प्रॉब्लम इस पे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ चार्ज दे दिया गया, ठीक है ना। मान लो आपको जैसे चार्ज, ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको चार्ज दिया गया 0.8 किसी बॉडी पे, पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। पहले ये 1 नंबर दिया गया, 0.8 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। दूसरा दे दिया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तीसरा दे दिया आपको, ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चौथा दे दिया 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। इसमें ये 4 किसी बॉडी पे बोल रहा है, ये बॉडी पे इसमें से कौन से चार्ज हो सकते हैं, कौन से चार्ज नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर वही बात आ गई, हम देख सकते हैं भाई हमें पता है Q इज इक्वल टू एन, हमें पता है n क्या है, इंटीजर है, 0 1 2 3 4 इस तरीके की वैल्यू लेगा आपका, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू अगर हम देखें Q डिवाइडेड बाई E, और E हमें पता है Q डिवाइडेड बाई E होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है।
तो अगर हम पहले की बात करें तो ये कितना है बॉडी पे, अगर ये चार्ज हो सकता है नहीं हो सकता है, तो देखते हैं Q की वैल्यू कितनी हो गई 0.8 गुणे 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ये से ये कट गया, ठीक है, बचा कितना 8/16 आ गया। 8/16 का मतलब 1/2, ठीक। तो n की वैल्यू क्या आ गई 0.5 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये चार्ज नहीं हो सकता, बिकॉज n की वैल्यू क्या है, Q इज इक्वल टू NE में n बराबर है आइदर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 इंटीजर, बीच का नहीं हो सकता। तो ये क्या हुआ, n इज इक्वल टू 0.5 हो गया। तो ये वाला जो चार्ज है इसकी अगर हम बात करें तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब ऐसा अगर मैं बात करूं 3.2 गुणे 10⁹, डेफिनेटली 3.2 वही रखते हैं, n इज इक्वल टू 3.2 गुणे 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10⁻⁻19, नीचे से नीचे कट गया, ये कितना आ गया 2 आ गया। यस 2 इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, ये हो सकता है, ठीक। 4 की बात करें तो 4 पे नहीं हो सकता, बिकॉज 16 दूनी 32 16 3 48, 4 वाला ये हो नहीं सकता, आप करके देख सकते हो, ठीक। 4.8 ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के भी प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज किसी बॉडी पे हो सकता है, ठीक है ना। अगर इतनी चीजें क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका कुछ अगर मैं बात करूं, ठीक है, उससे भी कुछ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम लूंगा आप लिख सकते हो, वो प्रॉब्लम है, आप लिखो कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड किसी बॉडी से अगर रिमूव हो रहे हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ये क्वेश्चन तीसरा है। 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी, हाउ मच, लिखो हाउ मच टाइम required to get a charge of 1 coulomb on the body, ठीक है। चलो ये बात करते हैं, क्या बोलता है कि एक बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड क्या हो रहे हैं, रिमूव किए जा रहे हैं, ठीक है। तो हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब ऑन द बॉडी। बहुत सिंपल। अगर इसको मैं सोल्यूशन की बात करूं, यहां पे अगर देखो सोल्यूशन की बात करें हम अगर, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन मतलब एक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकल रहे हैं, ठीक है। तो t सेकेंड में कितने निकलेंगे, देखो एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 10⁹ इलेक्ट्रॉन, इसलिए t सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 10⁹ इंटू टी, इतने दिस मच इलेक्ट्रॉन निकलेंगे t सेकेंड में, ठीक। अब हमें ये पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा Q इज इक्वल टू NE, ठीक है ना। तो यहां पे देख सकते हैं, अगर हमें क्या देखना, 1 कूलम्ब चार्ज ले आना है, ठीक। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई 1 कूलम्ब, Q इज इक्वल टू 1 बराबर N इंटू ई, तो n इंटू ई का मतलब कितना हो गया, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब ये हुआ कि n की वैल्यू क्या है, तो बेसिकली देखो t टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वही n की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। मतलब एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इसलिए t सेकंड में 10⁹ इंटू 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो 1 इज इक्वल टू 10⁹ इंटू टी, एन के प्लेस पे 10⁹ इंटू टी हो गया, इंटू 1.6 गुणे 10⁻⁻19 हो गया, ठीक है। अब t की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू
मैं इसको 99, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस ये कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये कितना हो गया, इतना सेकंड हुआ, ठीक। मैं इसको लिखता हूं 1 इंटू 10 टू द पावर 10, इसको मैं ऊपर ले गया और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 1.6 हो गया, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब इसको मैं अगर बोल, इतना सेकंड हुआ, ठीक है ना, सेकंड, ठीक। अब मुझे पता है 60 सेकंड में कितना होता है, 1 मिनट होता है। चलो एक काम करते हैं, अब इसी में ये इतना सेकंड आया, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या बोलूं, मिनट में अगर बदलूं तो ये हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 1.6, ठीक है। देखते रहना मैं क्या कर रहा हूं, 1.6, ठीक है। अब मैं ऊपर और नीचे 60 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पे भी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर से भी 60 से mल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 ये सेकंड था, तो ये बेसिकली 60 सेकंड इज इक्वल टू क्या बदल गया, मिनट में बदल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 1 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 60, इतना क्या हुआ, मिनट हुआ। देखो इतना मिनट हुआ, यानी मैं यहां पे थोड़ा सा करूंगा, ठीक है। इसको मैं स्पेस को यूज करता हूं, t इज इक्वल टू हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 60, इतना मिनट हुआ, ठीक। अब मैं फिर क्या करूं, फिर मैं क्या करता हूं, इसमें मैं 60 से फिर मल्टीप्लाई करता हूं, 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 60 से डिवाइड कर देता हूं। तो अब देखो ये जो 60 मिनट है 60 मिनट में 1 आवर हो जाता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, 1 गुणे 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 1.6 गुणे, इसको मैं कर देता हूं 6 36 3600, इतना क्या हुआ, इतना आवर हो गया, 60 मिनट में घंटे, इतना आवर हो गया, ठीक। अब अगर मैं एक काम करूं यहां पे कि अगर मैं 24 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, 24 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 24 से नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये 24 घंटे अगर मैं काउंट करूं, 24 घंटे में 1 दिन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1 गुणे 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 1.6 गुणे 3600 इंटू 24 डेज हो गया, ठीक, 24 डेज हो गया। अच्छा जी, अब मैं एक काम करता हूं, नीचे भी 365 कर देता हूं और ऊपर भी 365 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 365 मतलब अब मैं ईयर में निकाल रहा हूं कि 365 दिन में 1 साल होता है, एवरेज मैं देख रहा हूं। तो अब ये 365 डेज इज इक्वल टू क्या हो गया, ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। देखो 1 गुणे 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 1.6 गुणे 3600 इंटू 24 इंटू 365, और ये क्या हो गया, 365 डेज कन्वर्ट हो गया ईयर में, दिस मच ईयर। और ये अगर आप सॉल्व करते हैं, ये पूरा अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 198 ईयर्स, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना, 198 ईयर्स आता है। मतलब ये जो समय लगा, ठीक है, अगर किसी बॉडी से 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं तो किसी बॉडी पे 1 कूलाम्ब चार्ज आने में 198 साल लगेगा, 198 साल। प्रैक्टिकली इसको मैं मानूं कितना लगेगा, लगभग 200 साल लग जाएगा, 200 ईयर्स, ठीक है। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं, जो मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं बताने की, कि कूलाम्ब जो है, 1 कूलाम्ब, इसकी जो बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज है, ये बहुत बड़ा चार्ज है। इसीलिए हमने पीछे भी बात किया था कि जो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ, जो चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट है, वो कूलाम्ब ना होकर के मिली कूलाम्ब या माइक्रो कूलाम्ब होता है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको नहीं पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में नहीं आएगा बोर्ड में, बट इस प्रॉब्लम को मेरा सिर्फ और सिर्फ बताने का एक ही पर्पस था कि आप यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने कैलकुलेट किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती हैं तो घबराना नहीं है एन से,
क्योंकि बच्चे कई बार घबरा जाते हैं एन की वैल्यू क्या है। ये घबराना नहीं है, पर सेकेंड है, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और उसके बाद क्या है, ये सिंपल ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। और दूसरा चीज जो बताना था, एक तो ये यहाँ पे बताना था, दूसरा चीज जो मुझे ये कराना था, फील ये कराना था कि ये जो एक कूलाम चार्ज होता है बहुत बड़ी यूनिट होती है चार्ज की, ठीक है। अगर इस रेट से मैं 10⁹ रेट से भी अगर मैं चार्ज को निकालूं किसी बॉडी से, तो उस बॉडी पे एक कूलाम चार्ज आने में 200 साल, प्रैक्टिकली 200 साल लग जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक विद दिस जो जितने भी हमने आज बात किया, ठीक है, क्वांटाइजेशन पे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं। चार्ज के बारे में थोड़ा सा और हम बात करेंगे, एक दो जिस टॉपिक पे आपके प्रॉब्लम पूछे जाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड डू हिट the bell icon so that you will be updated with the latest update, ठीक है। I think thanks for watching the video. Do your best. Thank you very much. See you in next lecture.